पूरा वाकिफ हो जाएंगे। कोई भी तरीका, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर लेके आता है तो आप बेहतर तरीके से। तो वाहन प्रदूषण कम करने का तरीका नंबर 1, हमने देखा था कि BS4 गाड़ियों में कंप्रेशन रेशो कम था, BS6 गाड़ियों में कंप्रेशन रेशो में वृद्धि की है। मुख्य उद्देश्य हाइड्रोकार्बन और नॉक्स में कमी लाना यही है। अब ये हो गई जानकारी। महत्व की बात यह है कि इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको BS6 की गाड़ी में क्या देखना है। सभी वर्कशॉप एक्सपर्ट्स ध्यान देंगे। उचित आकार के हेड गास्केट का उपयोग करना है और हेडबोल्ट के लिए निर्देशित टॉर्क लागू करना है। 2 कामों को आप करेंगे लगभग तो कंप्रेशन रेशो बरकरार रहेगा। हेड गास्केट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, और हेडबोल्ट टाइट करना बराबर जो निर्देशित टॉर्क दिया है उसके हिसाब से, ना कम ना ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण कम करने का तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है, इसे देखते हैं। एयर कूलिंग BS4 में था, लेकिन हो सकता है BS6 में ऑयल या वाटर द्वारा कूलिंग किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हाइड्रोकार्बन और नॉक्स में कमी लाने का है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे जो दाहिनी तरफ दिया है, तो उसमें ऑयल या वाटर द्वारा जो जैकेट्स दिए गए हैं उसको आपको देखना है और कहीं उसमें कोई ब्लॉकेज ना है, इसको आपको समझना है। अब मुख्य उद्देश्य रहा, आप कैसे चेक करेंगे, आप कैसे निर्धारित करेंगे कि ये उद्देश्य साध्य हो। लीकेज नहीं होना चाहिए, प्रेशर कैप की जांच जो है वो बराबर होनी चाहिए, और रेडिएटर को साफ रखें। उचित कूलेंट का वापर करें, कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज न करें, थोड़ा पानी डाल के हो जाएगा या ऐसा, वो जो कोई पुराने तरीके हैं उसको न आजमाएं, और एकदम सही तरीके से इस ऑयल या वाटर द्वारा जो इंजन कूलिंग करना है उसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तरीका नंबर 3 पे। प्रदूषण कम करने के लिए BS4 में अलग से ऑयल कूलर नहीं दिया था, लेकिन BS6 वाहनों में अलग से ऑयल कूलर प्रदान किया गया है। ऑयल कूलर ऑयल के ऑपरेटिंग तापमान को बनाए रखता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हाइड्रोकार्बन और नॉक्स को कम करना। अब आपको देखना यह है कि चेक क्या करेंगे, गाड़ी में लीकेज की जांच करेंगे, प्रवाह के प्रतिबंध की जांच करेंगे और उचित ऑयल का प्रयोग करेंगे। देखना यह है कि ऑयल कूलर सही तरीके से काम करे और जो भी भारी तापमान है उसको नियंत्रित करे। आइए प्रदूषण कम करने का तरीका नंबर 4 को हम समझते हैं। BS4 और BS6 की तुलना में BS6 का जो इंजन है वह कॉम्पैक्ट है। कम वजन वाले पावर ट्रेन और व्हीकल कंपोनेंट्स के कारण उसकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हाइड्रोकार्बन और नॉक्स में कमी। अब आप क्या चेक करेंगे, एयर, ऑयल, कूलेंट के प्रवाह के मार्ग में प्रतिबंध की जांच करें, क्योंकि इंजन छोटा हुआ है, कॉम्पैक्ट हुआ है, तो उनके जो इंटरनल डायमीटर्स है वो भी कम हुए हैं। तो कहीं पे भी अगर कुछ चीज चौक होती है, बंद होती है, तो तुरंत वो अपना असर बताना शुरू कर देंगी। इसको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण कम करने का तरीका 5वां क्या हो सकता है। BS4 में कुछ अलग प्रकार का वॉल्व सिस्टम, टाइमिंग सिस्टम था। BS6 में इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व जो है देरी से खोला जाता है। मुख्य कारण हाइड्रोकार्बन में कमी रखना यही है। अब इसमें वर्कशॉप एक्सपर्ट को क्या ध्यान में रखना है, वॉल्व टाइमिंग और टैपेट ये दोनों को बराबर मेंटेन करना है। जो भी वाहन निर्माता ने दिया हुआ टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर सेट करना है, और टैपेट का जो क्लियरेंस है वो उसी पर्टिकुलर गेज में होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो ये जो देरी से खुलने का काम है इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी और
BS6 के जो परिणाम हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाए। आइए हम बढ़ते हैं। दोस्तों, सुपर मैकेनिक लाइव क्लासरूम में आगे है BS6 टेक्नोलॉजी बाइक्स में आने वाले आधुनिक बदलाव, जैसे कि इमिशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन सिस्टम। जुड़े रहिए और अपने सवाल भेजते रहिए। आइए दोस्तों, हम तरीका नंबर 6 को समझते हैं। आइडल स्पीड में बढ़ोतरी। अब तक हमने यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 सभी गाड़ियों में देखा है कि आइडल स्पीड कम रहता है, लेकिन BS6 में कैटालिटिक कन्वर्टर होने के कारण, और कैटालिटिक कन्वर्टर तभी पूर्ण रूप से काम करता है, संपूर्ण काम करता है, जब वह गर्म हो जाता है। उसको गर्म करने के लिए समय नहीं लगना चाहिए, इसके लिए आइडल स्पीड में बढ़ोतरी की गई है। तो आइडल स्पीड में बढ़ोतरी रहेगी, कैटालिटिक कन्वर्टर गर्म होगा, तो हाइड्रोकार्बन्स में जो कमी है वह ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैटालिटिक कन्वर्टर से जुड़ा हुआ यह 7वां बदलाव भी हमको समझना है। BS4 में यह निर्देश था कि दो जो गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन BS6 में नॉक्स को भी उसमें शामिल किया गया है। तो अब BS6 गाड़ियों में 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग होगा। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग इसीलिए क्योंकि 3 गैस को कम करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, हाइड्रोकार्बन्स को और नॉक्स को। और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी जो बनती है कि यह कैटालिटिक कन्वर्टर कहीं पे भी चोक नहीं होना चाहिए। अगर ये चोक हो गया या कम तापमान में काम करने लगा, दो कारण, अगर चोक हो गया या कम तापमान में काम करने लगा तो उचित परिणाम नहीं आएंगे। और यह हम चेक कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है उससे, कि आइडलिंग स्पीड में इस कैटालिटिक कन्वर्टर ने उचित तापमान को हासिल कर लिया है। ये हम सभी वर्कशॉप एक्सपर्ट समझ लें। प्रदूषण कम करने का 8वां तरीका। BS4 की ज्यादातर गाड़ियों में कोई लैम्बडा सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर नहीं था, लेकिन BS6 की गाड़ियों में प्री कैट लैम्बडा सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले और बाद में ये सेंसर लगते हैं, ये दोनों आ सकते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन और नॉक्स को कम करना है। पोस्ट कैट लैम्बडा सेंसर लगभग 1 अप्रैल 2023 से आवश्यक होने वाला है, उसके पहले आवश्यक नहीं रहेगा। लेकिन जो OBD क्षमताएं हैं, जो ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ऐसी अगर कुछ गाड़ियां हैं तो उनके वो वाहन निर्माताओं अपनी गाड़ियों में यह सेंसर को दे सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस सेंसर्स को कार्बन फ्री रखें। हम सबको पता है, हम बैटरी के टर्मिनल जेल लगाकर और बाकी और तरीके से उसको क्लीन रखते हैं, उसको कार्बन नहीं चढ़ने देते। तो कार्बन चढ़ने का क्या परिणाम होता है हमें मालूम है। सेंसर काम करना तभी बंद कर देगा जब उस पे धूल, मिट्टी, पानी सब चढ़ेगा, इसके साथ कार्बन भी चढ़ेगा, तो उसको जो जानकारी देनी है वो नहीं दे पाएगा। इसे हमें कार्बन फ्री और साफ रखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें तरीके पर। 9वां तरीका है इंजन ऑयल। BS6 में सल्फेट ऐश, फास्फोरस और सल्फर, जिसे SAPS कहा जाता है, यह तीनों कम रखने पड़ते हैं। ऐसा अगर इंजन ऑयल है तो यह इंजन ऑयल BS6 की गाड़ियों में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इंजन को लंबे समय तक पूरी कार्यक्षमता से काम करने में मदद करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 व्हीलर वाहनों के लिए एक्टिव और पावरऑल 1 यह हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान में यही रखना है
कि जो निर्माताओं ने निर्देशित किए हुए ग्रेड और विस्कोसिटी वाले जो इंजन ऑयल है उसी का उपयोग करें। चल जाता या देख लेंगे ऐसा अगर हम कुछ करेंगे तो BS6 वाहनों में गड़बड़ियां हो सकती है। तरीका प्रदूषण कम करने का 10वां, BS4 वाहनों में मैकेनिकल इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम था और BS6 वाहनों में यह इलेक्ट्रिकल इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम रह सकता है। एक चीज को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखें, यह सिर्फ बाइक में होता है क्योंकि वाष्प पेट्रोल का जो बनता है वह बाइक की पेट्रोल टैंक सामने होती है जिसके ऊपर धूप पड़ती है, मॉइस्चर का उसको एक्सपोजर होता है और उसके कारण पेट्रोल का जो बाष्पीभवन है वो सिर्फ बाइक में हो सकता है। स्कूटर में यह नहीं होता क्योंकि स्कूटर में जो पेट्रोल रखने की जगह है, टंकी है, वो सीट के नीचे होती है। तो इसके लिए इस चीज का खास ध्यान रखें और बाइक में ये जो इलेक्ट्रिकल इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम आने वाला है इसको मेंटेन करने के लिए पर्ज वॉल और कैनिस्टर, ये दो पुर्जे हैं, ये बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, ये आपको बाइक में प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। तरीका नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। देखो दोस्तों, आप में से किसी ने पूछा भी था इंजेक्टर के बारे में और दीक्षित सर ने उसका जवाब भी दिया। कार्बोरेटर जो अपना बहुत लंबे समय तक साथी रहा और जिसने हमें लंबा साथ दिया, उसमें इंजन वैक्यूम द्वारा सक्शन जो है हम फ्यूल को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब यह जो हमारा दोस्त है पुराना, इसको शायद अलविदा करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वाहन निर्माता एक्यूरेसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ला सकते हैं क्योंकि इसमें कंबशन बेहतर होता है, क्वांटिटी सही तरीके से जाती है और एग्जॉस्ट जो है काफी हद तक मतलब हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का कम होता है। तो इस कार्बोरेटर को अलविदा कहने के साथ साथ जो नई जिम्मेदारी हम सब पे आती है वह यह है कि हमारे कस्टमर के पेट्रोल टैंक में कम से कम 1.5 से 3 लीटर या उस वाहन निर्माता ने रिजर्व के लिए जितनी फ्यूल क्वांटिटी लिखी है उतनी रहे। गाड़ी अगर रिजर्व पे लग जाती है BS6 की तो तुरंत नजदीक के पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरा जाए, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं रहा और वो जो हमारी एक मानसिकता है आखिरी बूंद तक BS6 की गाड़ी भी हम चलाने का प्रयास करेंगे तो यह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फेल हो सकती है, कुछ नुकसान ग्राहकों का भी हो सकता है। इसके लिए आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि आखिरी बूंद तक इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को न चलाए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, 12वें तरीके को हम समझते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप दो चित्र देख रहे हैं। एक चित्र है BS4 का जिसमें थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन लिखा हुआ है और उसमें आपको एक इंजेक्टर दिख रहा है। देखिए ऊपरी हिस्सा बाण की तरफ आपको दिख रहा है। यह जो इंजेक्टर है यह थ्रोटल बॉडी पर ही दिया हुआ है BS4 में जहां कहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन BS6 में इनलेट पोर्ट इंजेक्शन जो है इनटेक पोर्ट के पास दिया हुआ है। आप देखिएगा बिल्कुल इंजन के इनटेक पोर्ट के पास, क्योंकि संशोधन से यह पाया गया है कि जब यह इनटेक पोर्ट के पास में होता है तो सबसे बेहतर परिणाम देता है। उसकी जो काम करने की क्षमता है बहुत हद तक सुधर जाती है और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स को वह कम करता है। अब आपको जिम्मेदारी यह लेना है कि इंजेक्टर के जो सॉकेट है उसमें पानी या धूल मिट्टी ना जाए। ये सारे जो इंजेक्टर है किशोर सर ने आपको समझाया, यह पुराने तरीके से वायर या तार से साफ नहीं होते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों से साफ होते हैं और इसमें अगर कोई अशुद्ध इम्प्योर फिल्टर मिट्टी या अनफिल्टर्ड पेट्रोल अगर चला जाएगा
तो वो होल चोक हो जाएगा और हमारी सादी आंखों से हम उसे देख नहीं पाएंगे। मुख्य उद्देश्य आपको यह ध्यान में रखना है कि जब इनलेट पोर्ट इंजेक्शन इनटेक पोर्ट के पास होता है तो परिणाम बेहतर आता है। तो यह थे 12 तरीके। अब अगले प्रकरण में हम यह देखने वाले हैं कि फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन, ये जो दो प्रकार है, यह BS6 वाहनों में कैसे रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, हम सभी जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का काम है सही समय पर, सही क्वांटिटी में और सही प्रेशर में फ्यूल को इंजन में डिलीवर करना। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बाईं तरफ कुछ उपकरण है, बीच में एक चौकोर है जिसकी दो केबलें निकली हुई हैं और दाहिनी तरफ कुछ एक्चुएटर्स आपको दिख रहे हैं। अब देखिए बाईं तरफ जो सारे हैं वो सेंसर्स हैं जो आपको ये बीच वाला जो केंद्र है उसको बताते हैं कि सिस्टम की जरूरत क्या है और उसका निर्णय लेते हुए यह बीच का जो कंट्रोलर है, यह कंट्रोलर दाहिने वाले जो एक्चुएटर्स है उसकी मदद से फ्यूल को डिलीवर करता है। मतलब बाईं तरफ से जानकारी आएगी, बीच में डिसीजन होगा और दाहिनी तरफ उसके हिसाब से इंजेक्शन होगा इंजन में। आपकी लेफ्ट साइड में लगभग 5 नाम देख रहे हैं। नाम कुछ भी रहने दीजिए, उससे घबराइएगा मत। कोई फ्यूल इंजेक्शन बोलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक बोलेगा, कोई बॉश कंपनी का नाम लेगा, कोई प्रोग्राम, ये सब जैसा है वैसा रहने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। फ्यूल का काम वही है, नाम को मत घबराइए। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आप अपने तरीके से चेक कीजिए। ये हो गया इंजेक्शन के बारे में। इसी का जो सगा भाई है वो है इग्निशन सिस्टम। आपके स्क्रीन पर लगभग आपको 5 और 5 10 नाम दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, डिजिटल ट्विन स्पार्क, डीसी डिजिटल। दोस्तों अलग अलग कंपनियों के अलग अलग निर्माताओं के नाम रहेंगे, उससे घबराइएगा मत। इग्निशन सिस्टम का काम जो है वह एक नियंत्रित ECU से होता है, उसको ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। आप विश्वास रखिए, BS2 से BS3 में आप गए, आपने सारे काम किए, BS3 से BS4 में आप गए, आपने सारे काम किए, और जब BS4 से अब BS6 में जा रहे हैं तो यह टेक्नोलॉजी भी आसान है, सिंपल है। इसे आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो इसे भी आप विश्वास के साथ रिपेयर कर पाएंगे। अब वो कैसे रिपेयर कर पाएंगे, हम मुद्दे की बात पर, बिजनेस की बात पर, धंधे की बात पर आते हैं। दो चीजें आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है। ऊपर जो आपको दिख रहा है वह है डायग्नोस्टिक टेस्टर। एक मोबाइल की तरह चित्र आप देख रहे हैं, उसमें से एक कॉर्ड निकली है, आपको आपका मोबाइल ध्यान में आ गया और उसका चार्जर ध्यान में आ गया। जी हाँ, एकदम सही। मोबाइल चार्जर का एक सॉकेट आपने मोबाइल को लगाया और दूसरा आप लगाते हैं इलेक्ट्रिक प्लग में। अब इस डायग्नोस्टिक टेस्टर को आपको जो दूसरा सॉकेट है यह 2 व्हीलर को लगाने का है, उसकी एक निश्चित जगह है, उसको लगाने का है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा इसके लिए लैपटॉप खरीदना है क्या? जी नहीं, लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि बजाज की गाड़ी के लिए अलग, TVS के लिए अलग और हर वाहन निर्माताओं के लिए अलग। दोस्तों यह मार्केट में दोनों तरीके से उपलब्ध है, अलग अलग वाहन निर्माताओं के लिए भी है और सभी वाहन निर्माताओं के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्टर ऐसा भी यह ऑनलाइन में आफ्टर मार्केट में उपलब्ध है। यह डायग्नोस्टिक टेस्टर शायद हम में से सभी लोगों को, सभी वर्कशॉप एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं मल्टीमीटर का। यह हमारा पुराना दोस्त है, पुराना साथी है, क्योंकि BS6 में मैकेनिकल सिस्टम्स कम हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज्यादा है। हमें करंट गिनना पड़ेगा, वोल्टेज गिनना पड़ेगा, रेजिस्टेंस गिनना पड़ेगा। इन सब के लिए यह हमारा पुराना साथी जो है मल्टीमीटर, ये हमको साथ देगा और इससे अलग अलग तरीके से हम ये सारी चीजें चेक करेंगे।
यह दो उपकरण जो है यह महत्वपूर्ण है। अब हमें यह देखना है कि काम क्या क्या सीखना है। पहले हमने जानकारी ली, बाद में हमने उपकरण देखे, तीसरे पल्ले में हम ये देख रहे हैं कि काम कैसे करें। जी हाँ, एकदम सही। 4 तरीके आपको समझना है, आत्मसात करना है। पहला जो डायग्नोस्टिक उपकरण आपको दिख रहा है, यह मोबाइल की तरह काम करता है। जब आप इसको वाहन को लगाएंगे तो यह आपको पूछेगा कि आपको क्या चेक करना है। यही आपको सवाल पूछेगा, यही आपको ऑप्शन देगा। आप एक एक ऑप्शन को टिक करते जाएंगे और यह उस सिस्टम में नीचे उतरता जाएगा और यही आपको बताएगा कि किस सिस्टम में क्या ठीक है, क्या खराब है। आप ये मान के चल सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह स्टेथोस्कोप लगाता है। यह ऑटोमोबाइल का स्टेथोस्कोप है जो हम गाड़ी को लगाएंगे और यह हमें सवाल भी पूछेगा। हम ऑप्शन क्लिक करेंगे और यह हमें जो दोष है, जो फॉल्ट है, वहां तक ले जाने में मदद करेगा। इस मोबाइल को, इस डायग्नोस्टिक टेस्टर को कैसे चलाने का यह सीखना पड़ेगा। दूसरा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जी आप बराबर समझे, शॉर्ट फॉर्म में इसको ECU बोलते हैं। यह सभी BS6 गाड़ियों का ब्रेन है, माइंड है। हम अपनी ऑटोमोबाइल की भाषा में अगर बोले तो यह भेजा है। सारे सेंसर इस ब्रेन को जानकारी देंगे और यह ब्रेन निर्धारित करेगा कि किसको कितना फ्यूल देना है, किसको कितना करंट देना है और क्या कैसे काम करवाना है। इस ब्रेन को हमें समझना पड़ेगा। यह काम नंबर 2। काम नंबर 3, डैशबोर्ड सिंबल्स को समझना। डैशबोर्ड जो है, टू व्हीलर का डैशबोर्ड एक जमाने में ऐसा था जब सिर्फ स्पीड और कितना किलोमीटर चला उतना ही दिखता था। BS6 गाड़ियों का जो डैशबोर्ड है लगभग कार की डैशबोर्ड की तरह आ सकता है। उसमें कई प्रकार के मीटर लगे रहेंगे जो ये बताएगा कि किसमें खराबी है और किसका अर्थ क्या है। तो इस डैशबोर्ड के जो चिन्ह है, जो लाइट है, उसको हमें समझना पड़ेगा। चौथा काम, सर्किट डायग्राम और परीक्षण के अनुक्रम। अब यह जो लाइनें आपको दिख रही है उसमें बाण दिख रहा है, कुछ ब्रैकेट दिख रहे हैं, कहीं लकीरें आगे पीछे हो गई है। इन चिन्हों को हम समझ जाएंगे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह कोई रॉकेट बनाने का साइंस नहीं है। यह हमारे BS6 टू व्हीलर गाड़ी का एक सर्किट डायग्राम है जो एक दो बार अगर हम ध्यान से पढ़ लिए तो हम समझ जाएंगे। ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये 4 कामों को अगर हम समझेंगे तो BS6 गाड़ियों का जो काम करना है वो हमारे लिए आसान होगा। आइए अब हम जो डैशबोर्ड है उसका एक नमूना देखते हैं, उसका एक सैंपल देखते हैं, यह कैसा हो सकता है। ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का वार्निंग लैंप। अगर यह लैंप लाल लैंप अगर लग गया, इसका मतलब ही यह है कि ABS में कहीं ना कहीं खराबी आ गई है। अगर वह ठीक चल रहा है तो यह लाइट नहीं लगेगा, पर अगर यह लाइट लग गया है इसका मतलब यह है कि ABS को चेक करना चाहिए। दूसरा, लो ऑयल प्रेशर वार्निंग। शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 4 व्हीलर में ही ऑयल प्रेशर का जो लैंप है वो होता है, पर कुछ BS6 के जो वाहन निर्माता है वो इस लैंप को हमारे 2 व्हीलर के डैशबोर्ड पर दे सकते हैं। पर अगर यह लैंप लग गया तो हमें नजदीक के वर्कशॉप एक्सपर्ट के पास गैरेज में जाके गाड़ी को दिखाना है। इसमें आपको ग्राहकों को ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब वो गाड़ियां लेंगे तब वो जरूर कुछ चीजें समझेंगे, पर जब वो आपके पास आएंगे तब आपको बताना है कि ये दिए अगर लग जाते हैं तो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि इससे उनका नुकसान जो है कम होगा। इंजन टेम्परेचर, अगर यह एक हद के ऊपर चला जाए, हमारे हिंदुस्तान में धूप बहुत होती है, अभी मई महीना चल रहा है, मई जून में कहीं बताया गया कि राजस्थान के भी कुछ साथी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ऐसी धूप अगर कड़क आती है और गाड़ी अगर 4 घंटा 5 घंटा चलती है, इंजन टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर ये लाइट जल जाता है
तो क्या करना है, थोड़ा रुकना है, सांस लेना है और फिर गाड़ी को चलाना है। पर इस लाइट के जलने का जो अर्थ है, यह आपको भी समझना है, ग्राहक को समझाना है। लो फ्यूल वार्निंग, जैसा कि हमने देखा कि रिजर्व पे गाड़ी आ गई या कम फ्यूल हो गया तो नजदीक से नजदीक पेट्रोल पंप पे जाकर हम फ्यूल भरना चाहिए। हमने आखिरी बूंद तक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बैटरी चार्ज वार्निंग, आपका मोबाइल आपको बताता है कि 30% चार्जिंग बचा है, 20% चार्जिंग बचा है। शायद कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर वाहन निर्माता के साथ यह बैटरी चार्ज वार्निंग भी किसी टू व्हीलर को दे और आपको पता चले कि 20% बैटरी बची है, तो इसका अर्थ आपको भी समझना है और ग्राहकों को समझाना है। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण, चेक इंजन लैंप। ये लैंप अगर लगता है तो आपको ग्राहकों को समझाना है कि उसके बाद बेहतर है वो गाड़ी ना चलाए, क्योंकि अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो इंजन में कुछ गड़बड़ी जो हुई है वो और बढ़ सकती है। क्योंकि चेक इंजन लैंप अगर लग जाता है, इसका अर्थ ये है कि इंजन के पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो तुरंत नजदीकी गैरेज में, वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल रिपेयर के जो कई स्थान है वहां पर जाकर अपने गाड़ी को बताया जाए और बने तक गाड़ी ना चलाया जाए। यह सारी चीजें आपको भी समझना है, ग्राहकों को समझाना है। तो यह 3-4 चरणों में हमने इस कार्यक्रम को आपके सामने रखा। पहले हमने आपको बताया प्रदूषण क्यों, उसके बाद में प्रदूषण कम करने के तरीके, उसके बाद में इंजेक्शन और इग्निशन क्या अलग अलग नाम से आ सकते हैं, और उसके बाद जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, टेस्टर है, आपको क्या रखना है और किस काम को कैसे सीखना है, ये सारे हमने आपके सामने रखे। अब मेरी एक गुजारिश आपसे है, अगर